हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोर। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जो बार बार अब आपको अकाउंटिंग में यूज़ होने ही वाले हैं, जैसे कि परचेज, सेल्स, इन्वेंटरीज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब क्या है। देखो, अकाउंटिंग करने के लिए ये सारे वर्ड्स के मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज ये समझ लेते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में। तो आइए करते हैं शुरू। पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन चीज़ बोल रही हूँ, और भी एक दो चीज़ें होती है बट वो अभी नहीं सीखनी है। मेन 3 चीज़ें हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल एट द ईयर एंड सच में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो। और उसके बाद होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें एट द ईयर एंड हमारे असेट कितने हैं और हमारी लायबिलिटीज कितनी हैं ये पता चलती है बैलेंस शीट से। मतलब बैलेंस शीट से हमें पोजीशन पता चलती है बिजनेस की, कि हमारे पास कितने असेट है, लायबिलिटी है, हमारा नेटवर्थ कितना है, ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट से। पर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। बारी बारी से एक एक देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट समझते हैं। देखो, बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक है असेट साइड और दूसरी है लायबिलिटीज और कैपिटल। तो असेट में क्या क्या आता है, नॉन करंट असेट आती है और करंट असेट आती है। अब हम आगे समझेंगे, आगे देखते हैं थोड़ी देर में कि नॉन करंट असेट में क्या क्या आता है, करंट असेट में क्या क्या आता है, वो सब। फिर कैपिटल मतलब कि जो ओनर्स है, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो जिसका ये बिजनेस है उसकी खुद की कैपिटल कितनी है वो। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ये सारी है लायबिलिटी और कैपिटल। देखो, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग अब आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आपको बैलेंस शीट समझने के लिए पहले तो ये सारी चीजों में क्या क्या आता है वो जानना जरूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक होता है बैलेंस शीट, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है कि आपका जो मेन बिजनेस है, जैसे कि आप स्टेशनरी के बिजनेस में हो, तो आप स्टेशनरी सेल कर रहे हो, तो आपका मेन बिजनेस स्टेशनरी हो गया। तो स्टेशनरी के जितने भी सेल्स है वो इधर ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। और स्टेशनरी जितनी रीसेल करने के लिए आपने परचेस सारी करी है वो सारी चीजें आपके यहाँ परचेस अकाउंट में आएंगी। इसमें स्टॉक भी आता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। देखो, अब अपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करते हो। अब जरूरी तो नहीं है कि 31 मार्च को आपके पास स्टेशनरी में कुछ नहीं बचा, आपने पूरे साल जितना भी परचेस किया वो सारा 31 मार्च को सेल हो गया। ऐसे नहीं हो सकता ना। अब आप अकाउंट्स बना रहे हो 1 साल के लिए, तो 31 मार्च को आपके पास अपने हाथ में कितना स्टॉक है वो पता होना चाहिए। वो स्टॉक क्यों पता करना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। अब देखो, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 31 मार्च को, वो नेक्स्ट ईयर, नया ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। चीज समझ रहे हो, 1 साल का प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, देखो पहले अकाउंट का फॉर्मेट देखो। एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस। क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। तो अब डेबिट साइड क्या आता है कि हम जो भी पैसे बिजनेस में लगा रहे हैं, जो हमारे खर्चे हैं, जिसमें हमने पैसे पे किए हैं, वो सारी चीजें आती है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेस से जो डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो ही सिर्फ इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, जिसमें और कोई भी एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है। बस परचेज, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस ये 3 चीजें मिला के हमें ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस मिलता है। देखो, हमारा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो हमें होगा प्रॉफिट, मतलब कि डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में। बट हमारा परचेस और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और उसके मुकाबले सेल्स हमारी कम हुई है, तो हमें ऑब्वियसली बात है कि ग्रॉस लॉस होगा।
अब देखो इसमें जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ उसको हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब P&L अकाउंट में देखो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया। अब इसके बाद हम इसके क्रेडिट साइड में और अदर इनकम जो भी है वो डालेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मतलब कि एट द ईयर एंड हमें फाइनली क्या हुआ है वो मिलेगा कि भाई हम लॉस में चल रहे हैं कि प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब देखो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए तो अब मूव ऑन करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स पर। फर्स्ट है एंटिटी। अब एंटिटी मतलब क्या? स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज। देखो एक सिंपल सी बात है कि आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि 2-3 बंदे जो एक ही बिजनेस चला रहे हैं साथ में मिलके तो उस बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। और जो बंदे हैं जो बिजनेस चला रहे हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दोनों अलग चीजें हैं। मतलब कि आप है ना केस कर सकते हो सीधा पार्टनरशिप फर्म पे, ऐसे जरूरी नहीं है कि एक इंसान पे केस करो। समझ रहे हो? मतलब कि कंपनी हो गई। अब कंपनी कोई एक जीता जाता इंसान नहीं है, फिर भी हम कंपनी पे केस कर सकते हैं, कंपनी हमारे पे केस कर सकती है। तो मतलब उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है लॉ की आइज में, उसको एज ए एक पर्सन गिना जाता है। ये हो गया एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रांजैक्शन मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन हो सके, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इट इन्वॉल्व्स सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। मतलब कि ये दो बिजनेस एंटिटीज के बीच में ही होना चाहिए। मतलब ये बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अब आप कोई अपनी कार खरीद रहे हो घर में यूज करने के लिए तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो आपके अकाउंट्स में नहीं लिखा जाएगा। बट अगर आप कार परचेस कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए तो वो आपके अकाउंट्स में लिखी जाएगी। अब ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब कि किसी ने हमसे स्टेशनरी ली, हमने उसको सेल करी और वो सीधा ही हमें पेमेंट करके जाता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। बट किसी को हम उधारी पे दे रहे हैं कि वो बंदा हमें 1 महीने बाद रीपे करेगा, हमें सेल्स का जो अमाउंट है वो 1 महीने बाद पे करेगा, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट असेट। Asset are economic resources that can be expressed in monetary terms and provide economic benefit. देखो असेट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि बैलेंस शीट में असेट साइड है, तो असेट साइड जितने भी असेट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे कवर होते हैं। फर्स्ट क्या है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन हो सके। ऑब्वियसली बाधा अकाउंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन ना हो सके। और इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब क्या होता है कि उसको वो हमारे बिजनेस में कोई फायदा दे रही है, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करी है। जैसे हमने कोई मशीनरी परचेस करी है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तो वो असेट हो गई। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस बढ़ा रही है, हमारे यूज में आ रही है बिजनेस में, तो मतलब वो हो गए इकोनॉमिक बेनिफिट। अब असेट्स के टाइप बहुत सारे हैं, देखते हैं जो बैलेंस शीट में उसके टाइप आते हैं। असेट के मेन हेड 2 है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। अब देखो करंट असेट है ना 12 महीने के अंदर यूज होने वाली होती है, और नॉन करंट असेट ऐसी असेट है जो 12 महीने से ज्यादा मतलब कि 1 साल से ज्यादा हमें बेनिफिट देगी। कोई भी असेट 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है तो वो नॉन करंट असेट है, और कोई असेट 1 साल से कम बेनिफिट देती है तो वो करंट असेट है। उसमें फर्स्ट है फिक्स असेट। अब फिक्स असेट मतलब क्या कि जिसको हम बार बार हिला नहीं सकते। जैसे कि हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारी ऑफिस का कॉम्प्लेक्स हो गया, फैक्ट्री हो गई, ये सारी फिक्स असेट है। और जो टेबल चेयर ये सारी है ना
वो सारी की सारी फिक्स असेट है। अब फिक्स असेट में भी टाइप है टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। देखो टेंजिबल असेट मतलब कि जिसको हम टच कर सके, जो जैसे टेबल हो गया, फैन हो गया, एसी, ये सारे चीजें हम टच कर सकते हैं, तो ये सारी टेंजिबल असेट है। पर इंटेंजिबल असेट क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स, गुडविल, ये सारी चीजें है ना, हम टच नहीं कर सकते, तो ये सारी हो गई इंटेंजिबल असेट। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि बिल्डिंग है, हम बना रहे हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, पर वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुई, तो 31 मार्च को जितना भी कंप्लीट हुआ है उसको हम एस्टिमेटेड अमाउंट हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की तरह बैलेंस शीट में दिखा देंगे कि भाई ये इतनी प्रिपरेशन में असेट है हमारी, नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे कुछ। फिर है इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। देखो जैसे टेंजिबल असेट बिल्डिंग कुछ भी है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसी तरह इंटेंजिबल असेट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट कुछ भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है तो उसको भी हम अंडर डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाते हैं। पर मेन हेड फिक्स असेट के आपको दो ही याद रखने हैं अभी, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो एक तो असेट हो गया, बिजनेस में है, अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। अब बिजनेस में कुछ हम पैसे लाए हैं, देखो हम जैसे 10 लाख रुपए बिजनेस में लाए, पर अभी हमारे पास जो भी यूज में चल रहे हैं वो 6 लाख रुपए है, और 4 लाख रुपए हमें पता है कि भाई ये 4 लाख रुपए और 1 साल तक यूज में नहीं आने वाले, 1 साल के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। जैसे फिक्स एफडी हमने फिक्स डिपॉजिट बनवा ली इसकी 1 साल की, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट 12 महीने के ज्यादा के लिए है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और 12 महीने के कम के लिए है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। किसी कंपनी के शेयर्स में हमने पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए टेम्पररीली, तो वो भी इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो लोन हम किसी से ले भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं, तो अगर हम असेट साइड लोन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमने किसी को असेट, वो हमारी असेट है, मतलब हमने किसी को लोन दिया होगा, हमें उससे पैसे लेने हैं, तो ये हमारी हो गई असेट। हम एडवांसेस हमारे एम्प्लॉइज को दे सकते हैं उधर, या फिर हम लोन हमारे किसी भी बिजनेस पार्टनर और को भी लोन दे सकते हैं बाय वॉट एवर रीजन, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस भी हमारा असेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें वो पैसे वापस मिलने वाले हैं। ये हो गया नॉन करंट असेट। अब आते हैं करंट असेट पे। देखो जितने भी टाइप नॉन करंट असेट के हैं सेम करंट असेट में भी है। अगर ये कोई भी चीज 12 महीने के कम के लिए है तो वो करंट असेट बन जाती है। फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का एफडी का बता दिया है, एफडी 12 महीने से कम के लिए है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, 12 महीने से ज्यादा के लिए है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट है इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज में हमारा जो मेन बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो आता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मोबाइल है वो हमारी इन्वेंटरी हो गई। और अगर हम स्टेशनरी का रीसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टेशनरी वो हमारी इन्वेंटरी हो गई। जो मेन स्टॉक है उसको इन्वेंटरीज, वो इन्वेंटरीज में आता है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल थोड़ी देर में सीखते हैं। फिर है कैश। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो 12 महीने के कम के लिए है वो लोन। फिर जो भी बचता है वो आ जाता है अदर करंट असेट में। तो असेट के दो टाइप हो गए, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में फिक्स असेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल खास याद रखना है आपको। उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब क्या कि जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, हमारे डेट है, मतलब असेट साइड आ गया जिसमें हमने बिजनेस के पैसे लगाए हैं। लायबिलिटीज है जहां से बिजनेस में पैसे आए हैं, समझ रहे हो। लायबिलिटीज में कैपिटल भी आती है, जो ओनर्स का फंड है, ओनर्स खुद से पैसे लाए हैं वो, और बाकी जो लोन वगैरह है वो सब बोरोइंग्स हो जाती है।
देखो लायबिलिटी में भी सेम टाइप है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा के लिए है वो सारी चीजें, और करंट लायबिलिटीज में जो 12 महीने से कम के लिए है वो सारी चीजें। नॉन करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो 12 महीने से ज्यादा के लिए, जैसे हमने बैंक से सिक्योर लोन ले लिया, वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। या किसी थर्ड पर्सन से हमने पैसे ले लिए इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। फिर है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर में कुछ ज्यादा अभी जानने के लिए नहीं है तो उसको छोड़ दो। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी अभी रहने दो। फिर करंट लायबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो 12 महीने से कम के लिए है। फिर है ट्रेड पेएबल। देखो ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेटर्स आते हैं, वैसे ही ट्रेड पेएबल में आते हैं हमारे क्रेडिटर्स थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि क्या होता है। फिर है अदर करंट लायबिलिटीज, जो किसी भी अदर हेड में नहीं आती, वो यहाँ पे आती है। और फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब ये कुछ 4 रूल्स है, इसको एक बार याद रख लो कि कोई चीज करंट मतलब करंट असेट या तो करंट लायबिलिटी, तो करंट कब कहलाती है और नॉन करंट कब कहलाती है। देखो करंट आइटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसमें से मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, फिर मोबाइल सेल कर रहे हो, और शायद से 1 महीने का आपने पीरियड भी दिया है मोबाइल के पेमेंट के लिए सामने वाली पार्टी को। तो वो सब मिला के मतलब कि आपने एक बार पैसे लगाए, रॉ मटेरियल परचेज किया, तब से वो प्रोडक्ट सेल होने के बाद वापस पैसे आपके पास आए, उस तक का जो भी जितना भी टाइम है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। मतलब कि पैसे जो हमने लगाए हैं उसको फिर से वो पैसे घूम के वापस आने में टोटल कितना टाइम लगता है, वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। अब देखो आप कोई चीज बनाते हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस होके सेल होके पैसे आने का पीरियड ही 16 महीने है। 16 महीने मतलब 1 साल से ज्यादा है। तो हम किसी वैसे उधारी किसी को दे रहे हैं तो वो करंट असेट हो जाती है। क्योंकि वो हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में है, इसीलिए भले ही वो पैसे हमें 12 महीने के बाद मिलने वाले हैं फिर भी हम उसको करंट बोलेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में है। फिर करंट होने के लिए एक और कंडीशन है कि वो हमें रियलाइज 12 महीने में या सेटल 12 महीने में होता है तो भी वो करंट बन जाता है, वो तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। फिर बिजनेस का जो मेन चीज है परचेज सेल, वो सब भी हमेशा करंट ही होता है। और लास्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट भी करंट में आता है। अब कैश तो समझ आता है, रोकड़ा जो भी है, पर कैश इक्विवेलेंट क्या है। देखो अगर कोई भी हमारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड है, कॉमर्शियल पेपर्स पे गवर्नमेंट ही इश्यू करती है, इन सब चीजों में हमने पैसे लगा रखे हैं और वो पैसे अगर 3 महीने में मैच्योर हो रहे हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट है। मतलब कि वो बहुत नियर फ्यूचर में ही हमें उसके बदले में कैश मिलने वाला है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हो गया। मतलब कि हमारे हाथ में अभी कैश नहीं है पर बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर ही हमको वो कैश मिलने वाला है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हो गया। मतलब करंट होने के लिए सिर्फ 12 महीने में रियलाइज होना या 12 महीने में पेमेंट होना वो एक ही कंडीशन नहीं है। अगर वो 12 महीने से ज्यादा के लिए है पर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में है फिर भी वो करंट है। वो हमारी ट्रेडिंग का प्राइमरी बिजनेस से रिलेटेड है वो फिर भी करंट है। और कैश इक्विवेलेंट चीज है तो भी वो करंट में आती है। नेक्स्ट है कैपिटल मतलब ओनर, जो मेन हमारा बिजनेस है, हमने जो पैसे लगाए बिजनेस में वो सारी हो गई कैपिटल। फिर है सेल्स में क्या आता है, जो मेन चीज है बिजनेस की। जैसे कि आप स्टेशनरी के बिजनेस में हो और आप स्टेशनरी सेल कर रहे हो तो स्टेशनरी की जितनी भी वैल्यू है वो सारी हमारे लिए सेल्स हो गई, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। रेवेन्यू सेल्स से ब्रॉड टर्म है, मतलब कि सेल्स में सिर्फ स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो स्टेशनरी आती है, पर रेवेन्यू में सेल्स तो आता ही है मेन,
पर उसके अलावा अदर आइटम्स भी आती है, जो इनडायरेक्ट इनकम है वो भी आती है। जैसे हमें कमीशन मिला किसी चीज पे, या हमने किसी को लोन पे पैसे दिए थे और सामने वाले ने हमें इंटरेस्ट में दिया, तो यार ये इंटरेस्ट, या हमने एफडी में एफडी करी थी, इन्वेस्टमेंट किया था फिक्स डिपॉजिट में, तो उस पे हमें ब्याज मिला। तो या फिर हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाए थे और उस कंपनी से हमें डिविडेंड मिला। हमारी कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी हुई थी, हमें 6 महीने के लिए काम में नहीं लेनी थी, और उसको हमने रेंट पे चढ़ा दिया, तो हमें जो रेंट मिलता है, ये सारी जो कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये सारे हमारे मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बट ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये भी रेवेन्यू में आते हैं सेल्स के अलावा। मतलब सेल्स एक लिमिटेड टर्म है, पर रेवेन्यू उससे ज्यादा चीजें कवर करता है। और ये रेवेन्यू कहाँ पे दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखती है। फिर आते हैं एक्सपेंस से। देखो, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों अलग चीज है। एक्सपेंस क्या है होते हैं? बिजनेस में जो भी हम कॉस्ट करते हैं वो सारे एक्सपेंस है। मतलब अगर हम रेंटेड प्रीमाइसेस में हमारा बिजनेस चला रहे हैं तो हम रेंट पे करेंगे, फिर हमारे एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं, हमने बिजनेस में पैसे लाने के लिए लोन ली है तो लोन का हम इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर लाइट बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ये सारे चीजें पे करते हैं। ये सारे है ना एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर में वैसे खर्चे आते हैं जो बड़े हैं, मतलब ये जो हमने एक्सपेंस में देखे वो डे टू डे एक्सपेंसेस है, जो हर साल हर महीने होने हैं। पर एक्सपेंडिचर में वन टाइम एक्सपेंस सारे आते हैं। वन टाइम मतलब कि हमने अगर के मशीनरी या फर्नीचर या एसी कुछ बिजनेस में लिया है, अब ये हम हर महीने या हर साल नहीं लेने वाले, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है। तो ये डिफरेंस समझो कि एक्सपेंस डे टू डे होते हैं, पर एक्सपेंडिचर मेजर होते हैं, जो बार बार नहीं होते, वो सारी चीजें होते हैं। अब एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जाते हैं बैलेंस शीट में। तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। जो कोई एक्सपेंस हमने करे और उसका फायदा, उसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर ही सिर्फ मिलने वाला है, तो वो है ना नॉर्मल एक्सपेंस हो गए, और उसको हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे डेबिट साइड। पर कोई एक्सपेंस ऐसे है जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देंगे। मतलब हमने कोई मशीनरी परचेज करी है प्रोडक्शन के लिए, तो वो मशीनरी अब 1 साल चलेगी ऐसे थोड़ी होता है, 5 साल या 10 साल हमें चलने वाली है। तो यार उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा फायदा दे रही है। बट हमने कोई मशीनरी खरीदी, वो वन टाइम यूज की है, और वो 6 महीने में ही, सिर्फ 6 महीने ही बेनिफिट देने वाली है, तो उसको हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिले तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और 1 साल से कम बेनिफिट मिले तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट या लॉस। यार अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, लास्ट में अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमें लॉस हुआ है, अगर हमारा सेल्स और इनकम, इनडायरेक्ट इनकम सब कुछ ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है गेन। देखो, गेन है ना, वो क्या लिखा है? विच आर इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस। मतलब कि हमारे मेन बिजनेस का वो हमारा मेन बिजनेस से हुआ प्रॉफिट नहीं है। मेन बिजनेस का प्रॉफिट तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आ जाता है। पर देखो, आपने कोई मशीनरी बिजनेस में लाए थे, फिर उसकी वो पुरानी हो गई तो आप कोई नई मशीनरी ले आए, और जो पुरानी है उसको आपने किसी को दे दिया, स्क्रैप में दे दिया, तो स्क्रैप में आपको कुछ 5,000 रुपए मिल गए। तो ये 5,000 रुपए है ना, वो आपका गेन है। क्यों? क्योंकि आपका ये हर महीने या हर साल आपको नहीं मिलने वाला, ये इनसे टाइम हो गया, आपने स्क्रैप में कुछ सेल कर दिया, उसकी वजह से हुआ, तो इसको बोलते हैं गेन। ये मेन बिजनेस एक्टिविटी से हो तो वो प्रॉफिट होता है। और ऐसे इंसिडेंटल मतलब साइड में पस्ती वगैरह सेल कर दी, नया एसी लिया तो पुराना सेल कर दिया, इससे जो फायदा होता है ना थोड़ा सा, उसको बोलते हैं गेन।
फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। एक तो जो देखो, हम जब किसी शॉप में कपड़े लेने जाते हैं तो हमें सीधा बड़ा सा लेबल दिखता है कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो ये हर किसी को मिल रहा है। हम जिस टाइम पे परचेस कर रहे हैं उसी टाइम पे बिल अमाउंट में मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो उसी टाइम मिल जाता है। पर सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट। ये कब देखो, हमने उधारी पे कुछ परचेस किया, सामने वाला हमें बोल रहा है कि भाई अगर तुम ये 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं तुमसे 5% कम लूंगा या तुमसे 1,000 रुपये कम लूंगा। तो ये जो ऊपर का अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स मतलब कि मेन बिजनेस एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो, मतलब हम स्टेशनरी के बिजनेस में है तो स्टेशनरी गुड हो गई, हमारी गुड्स कहलाती है। पर जैसे कि हम स्टेशनरी के बिजनेस नहीं, हम फर्नीचर के बिजनेस में है तो टेबल हमने परचेस कर लिया तो वो हमारे लिए गुड्स है। बट हम ऑटोमोबाइल के बिजनेस में है और हमने ऑफिस यूज के लिए टेबल खरीदा तो वो टेबल फिर हमारा गुड्स नहीं होता, फिर वो हमारी असेट होती है। डिफरेंस समझ रहे हो? मतलब कि आप फर्नीचर के बिजनेस में हो तो टेबल आपके लिए गुड्स हो गया, बट आप बिजनेस में नहीं हो तो आपके लिए वो टेबल असेट हो गई। फिर नेक्स्ट है स्टॉक। अब स्टॉक को इन्वेंटरीज भी बोलते हैं, उसको स्टॉक इन हैंड भी बोलते हैं। स्टॉक मतलब वो अमाउंट जो स्टॉक मतलब 31 मार्च को हम हमारी जो भी बिजनेस की मेन चीज है, प्रोडक्ट है, वो हाथ में कितनी है वो गिनते हैं, वो उसका एस्टिमेट लगाते हैं वो कितने रुपए है, वो सारा हो जाता है स्टॉक। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अब हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं पूरी, तो अब जरूरी तो नहीं कि 31 मार्च को सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो के कंप्लीट हो। देखो, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने कुछ रॉ मटेरियल लिया है तो रॉ मटेरियल पड़ा हो सकता है, फिर कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि अभी उसका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ पर उसका जैसे 50 या 60% प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो उसको सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होके सेल होने के लिए पड़ा है उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो स्टॉक के 3 टाइप हो सकते हैं। एक है रॉ मटेरियल, जिसपे अभी कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, मटेरियल ला के बस रख दिया है। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसपे थोड़ा बहुत प्रोसेस हो गया है। और लास्ट में है फिनिश गुड्स, जो कि टोटली 100% सेल होने के लिए कंप्लीट हो गया है। स्टॉक 2 होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। फिर लास्ट में 2 वर्ड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारे असेट होते हैं और क्रेडिटर्स होती है लायबिलिटी। डेटर्स असेट क्यों होते हैं? डेटर्स को हम ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। हम किसी को उधारी पे सेल करते हैं, वो बंदा हमें 1 महीने बाद पैसे देगा, तो वो बंदा जो है वो हमारा डेटर है और डेटर हमें 1 महीने बाद पैसे देने वाले हैं, पैसे हमारे पास आने वाले हैं, मतलब ये चीज हमारी असेट हो गई है। और सेम वे क्रेडिटर्स हमको हम ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं। पेएबल बोलते हैं क्योंकि उनको हमें पे करना है। क्यों? कि अगर आपने परचेस किया है, कुछ उधारी पे किया है, आपको उसको 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है क्योंकि 2 महीने बाद उनको पैसे देने हैं। मतलब आप उधारी पे कुछ ले रहे हो तो सामने वाला इंसान से, तो वो सामने वाला इंसान आपका क्रेडिटर होता है। और आप उधारी पे कुछ बेच रहे हो, सामने वाले से पैसे लेने हैं, तो वो आपका डेटर बन जाता है। अब देखो, बैलेंस शीट में है ना, एट द ईयर एंड हमें दिखाना पड़ता है कि भाई असेट साइड पे हमारे डेटर्स कितने हैं और लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। तो डेटर्स के लिए हम बैलेंस शीट में वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री डेटर्स, मतलब डेटर्स ही लिखते हैं, आगे लिख देते हैं सन्ड्री। और वैसे ही क्रेडिटर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स।
तो गाइस ये थोड़ी बहुत चीजें थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम सीधा जनरल एंट्रीज, मतलब कि जो प्रैक्टिकल सारी चीजें हैं उस पे आएंगे। जनरल एंट्रीज सीखने से पहले आपको ये सारे टर्म्स पता होना जरूरी था, तो वो समझा दिए मैंने। अब सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अब सीधा नेक्स्ट वीडियो से हम सारा प्रैक्टिकल सीखना शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू।